Hello everyone. So till now we have studied about free body diagrams and we have seen the cases for equilibrium and for accelerating object. When it was in the case of equilibrium, we used to solve it as a component, that is summation of force in the x direction will be 0 and the net force in the y direction will be 0. And in the case of acceleration, I told you two things. The first thing was that the force is equals to mass into acceleration according to Newton's second law. एंड द सेकेंड थिंग वाज एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स को ही कंसिडर करके हम इक्वेशन बनाते हैं, या तो पूरा सिस्टम कंसिडर कर लो और नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन करके एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं. आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट मोशन. आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रेंट मोशन. कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंस्ट्रेंट मोशन? कंस्ट्रेंट मोशन रिलेट करता है मोशन दो और मोर ऑब्जेक्ट्स का. इट रिलेट्स motion of two or more objects. Now कंस्टेंट मोशन जो मोशन रिलेट कर रहा है दो और मोर ऑब्जेक्ट्स का, ये तीन टाइप के हम पढ़ेंगे. पहला है स्ट्रिंग कंस्टेंट, दूसरा है रॉड कांस्टेंट और तीसरा है वेज कांस्टेंट. तीसरा क्या है? तीसरा है वेज कंस्टेंट. ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग कंस्टेंट से. फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज स्ट्रिंग कंस्टेंट. स्ट्रिंग कंस्टेंट में कुछ अजम्पशंस है जो हम लेके चलते हैं. पहला अजम्पशन है जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट होता है. स्ट्रिंग कंस्टेंट में जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट होता है. सेकंड इज इट इज अज्यूम्ड दैट स्ट्रिंग नेवर स्लैक्स. कभी स्लैक नहीं होगा स्ट्रिंग. मतलब स्ट्रिंग अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, स्ट्रिंग ऐसा नहीं होगा, ढीला नहीं होगा, ये वाला रहेगा, ये नहीं होगा. तीसरा, इट इज अज्यूम्ड दैट स्ट्रिंग नेवर बेंड्स. और एक अजम्पशन है कि स्ट्रिंग कभी बेंड नहीं होगा. सो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं हम कांस्टेंट मोशन. एक डायग्राम से समझेंगे हम. मान लो कुछ ऐसा सिस्टम है मेरे पास. ये ऊपर वाली वॉल है. मान लो मेरे पास जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है. ये ऊपर वाली वॉल है. फाइन. इस पे जो पुलीज है ये एक पुली ऐसा है जो कि कनेक्टेड है यहाँ से ऐसे, और ये पुली फर्दर भी कनेक्टेड है एक और पुली से. मान लो कुछ ऐसा है. डायग्राम को ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा. स्ट्रिंग ये ऐसा. फाइन. और यहाँ पे एक ब्लॉक है. ये ब्लॉक है, ये पुली से अटैच्ड है. और यहाँ पे एक ब्लॉक है ऐसा और एक ब्लॉक है ये ऐसा. अब मैं कह रहा हूं अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है और ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ
v वेलोसिटी से जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ पुली है vp। तो कंस्टेंट कैसे यूज़ करते हैं ये देखिए, इस वाले का यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मान लो xp है, ये क्या मान लो xp है ये, और ये ब्लॉक का और इस ब्लॉक का दो डिस्प्लेसमेंट, इस ब्लॉक का मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है x1 और इस ब्लॉक का यहाँ से यहाँ तक मान लो ये है x2। फाइन, अब मैं लगाऊंगा कुछ इक्वेशंस, मैं इक्वेशंस लगाऊंगा लेंथ जॉइनिंग 1 and 2 मैंने किसको बोला, मान लो ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है, 1 and 2 को जो ज्वाइन कर रहा है वो क्या होगा, वो होगा x1 माइनस एक्सपी, मतलब ये पूरा में से अगर ये इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये बच जाएगा, मतलब x1 माइनस एक्सपी और क्या हो जाएगा प्लस x2 माइनस एक्सपी करूँगा तो ये बच जाएगा प्लस x2 माइनस एक्सपी। ये क्या है, अगर मैं सेपरेट करके लिख दूँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस एक्सपी माइनस 2xp इज इक्वल टू, ये तो लेंथ है और सबको पता है dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt क्या होता है, अगर मैं लिखूँ dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt माइनस 2 dxp बाई dt तो क्या होगा, और लेंथ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये सबको पता है, ये होता है v1 प्लस v2 माइनस 2vp इक्वल टू 0। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, ये आएगा मेरे पास वेलोसिटी ऑफ पुली v1 प्लस v2 बाई 2। और अगर मैं फर्दर जब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास a1 प्लस a2 बाई 2, ये आ जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन। समझ में आया बात? कुछ क्वेश्चंस करते हैं बहुत नॉर्मल। पहला क्वेश्चन है, अगर कोई पुली है मेरे पास, एक ब्लॉक यहाँ पे टाइड है जो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और दूसरा ब्लॉक जो यहाँ पे है वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे फाइंड करना है इस वेलोसिटी ऑफ पुली का क्या है। तो अभी मैंने बताया vp इज इक्वल टू इन दोनों का 3 प्लस 5/2, ये होगा vp। अब मान लो इसी केस में मुझे vp फाइंड करना, लेकिन 3 जो था ये ऊपर की तरफ जाता और 5 नीचे की तरफ ही जाता, तो क्या होता, तो होता हम इस केस में vp इज इक्वल टू 5 माइनस 3/2 दैट इज 1। अगर एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन भी वैसे ही आएगा, ठीक है। और मान लो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है मेरे पास, ये पुली है, पुली का एक्सेलरेशन मुझे पता है 2 मीटर स्क्वायर, और ब्लॉक है जहाँ पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये फाइंड करना है मुझे, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है नीचे की तरफ 2, तो क्या होगा AP इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 बाई 2, सबको पता है। यहाँ पे पुली का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2, A1 का वैल्यू पुली का अगर मैं ऊपर कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव तो मैं नेगेटिव यूज़ करूँगा, नीचे कंसीडर कर रहा हूँ मैं पॉजिटिव। फाइन, क्योंकि मैं नीचे कंसीडर कर रहा हूँ पॉजिटिव, ऊपर कंसीडर कर रहा हूँ नेगेटिव, साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान रखना है। तो A1 का वैल्यू हो जाएगा 2 नीचे वाला माइनस ऊपर वाला A/2। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो A का वैल्यू हो जाएगा 6। आई होप इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें से, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मान लो ये सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है एक, ये ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, ये स्मॉल मास है और ये ए ब्लॉक है, और दूसरा ब्लॉक है ये इधर, मान लो ये ब्लॉक बी है। मैं बोल रहा हूँ ये ब्लॉक जा रहा है इधर ए से
और ये ब्लॉक जा रहा है इधर बी से। अब इसमें क्या है, इसमें इस ब्लॉक पे ये एक पुली है, यहाँ पे एक पुली ऐसा है, और मैंने क्या किया है, ये पुली अटैच्ड है यहाँ से, और ये पुली इससे यहाँ पर अटैच्ड है, और यहाँ पर अटैच्ड है, और ये यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये यहाँ से अटैच्ड है, एंड दिस इज अटैच्ड फ्रॉम ओवर हियर। मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ए और बी में, लेकिन मैंने जो सिखाया था एक्सलेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए उससे नहीं, मुझे कंस्टेंट के थ्रू चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ ये ब्लॉक इधर जा रहा है फोर्स एफ से, तो कैसे होगा? अभी मैंने बताया था कंस्टेंट में L1, L2, L3 कंसिडर करते हैं, पहले लेंथ को कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर मैं बोलूँ ये L1 है, ये लेंथ स्ट्रिंग का, दूसरा मैं बोलूँ ये जो लेंथ है ना वो L2 है, और तीसरा मैं बोलूँ ये जो लेंथ है वो L3 है। फाइन। और टेंशन यूज करना सबको आता है, तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक T होगा, ये भी अवे फ्रॉम द ब्लॉक T होगा। ये यहाँ पे हो जाएगा 2T, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द ब्लॉक T है, ये अवे फ्रॉम द ब्लॉक T है, यहाँ पे 2T हो जाएगा, यहाँ पे 2T, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये होगा 2T। अब मैंने बोला था लेंथ स्ट्रिंग कांस्टेंट में L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। फाइन। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा था L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश, ये हो रहा था 0। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा था तो 0। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड कर डिफरेंशिएशन किया तो मुझे क्या मिल रहा था, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को वापस डिफरेंशिएट कर रहा था तो मुझे मिल रहा था एक्सेलरेशन। मतलब L1 डबल डैश प्लस L2 डबल डैश प्लस L3 डबल डैश। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब रिलेशन देखो, L1 के लिए ये आगे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है, मतलब A माइनस बी, आगे वाला माइनस पीछे वाला, प्लस L2 के लिए ये B से जा रहा था, ये A से जा रहा था, आगे वाला माइनस पीछे वाला ही होगा क्योंकि सेम है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, प्लस L3 के लिए लेकिन चेंज हो जाएगा। ये तो यहाँ पे फिक्स है, मतलब आगे वाला तो 0 हो गया, लेकिन वो B से तो जा ही रहा है, इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर तो मेरे पास होगा A इज इक्वल्स टू 3B/2 रिलेशन कंस्टेंट से, A इज इक्वल्स टू 3B/2। आया बात समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस पर। मान लो मेरे पास एक इंक्लाइंड है ऐसा, फाइन, एक इंक्लाइंड है इस टाइप से, ये पुली है, ये इधर जा रहा है यू से, और इस पे यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे यहाँ पे ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ये ब्लॉक सरफेस पे है, ये जो है ये ब्लॉक जा रहा है इधर v से, मुझे फाइंड करना है कि वेलोसिटी क्या है, ये थीटा पे है। कंस्टेंट लगाना है तो सिंपल सा बात है, मैं लगाऊंगा, ये हो जाएगा लेंथ L1 और ये हो जाएगा लेंथ L2। आई होप इट्स क्लियर। मुझे पता है L1 डैश प्लस L2 डैश होता है 0। L1 के लिए ये इधर v से जा रहा है, v के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट्स हो गए,
कौन कौन से है? एक तो हो गया v cos थीटा, एक हो गया v sin थीटा। L1 के लिए और L2 के लिए अगर मैं L1 का देखूं, तो मेरे पास आएगा 0 माइनस v cos थीटा, 0 माइनस v cos थीटा। और अगर मैं L2 का देखूं तो मेरे पास आएगा आगे वाला माइनस पीछे वाला इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या है आंसर इज v इज इक्वल टू u बाई cos थीटा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट होता है रॉड कांस्टेंट। बिल्कुल सिमिलर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। रॉड कांस्टेंट में स्ट्रिंग समझ में आ गया, लेंथ को कंजर्व करता है इक्वल टू 0, वेलोसिटी आता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, ए इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2। अब देखो रॉड कांस्टेंट, ध्यान से समझना इसको। मान लो एक रॉड है सर, ये रॉड नहीं है, रॉड को मैं प्लेस करूँ ऐसे, और ये जमीन पे ऐसे रखा हुआ है रॉड। इट इज एट एन एंगल थीटा, फाइन, एट एन एंगल थीटा है ये रॉड। मान लो ये जो है, ये एंड, ये यू से जा रहा है, ये यू से जा रहा है, दिस इज रॉड। ये पॉइंट है, मान लो बी है। मुझे फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड v। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ एंड v। इसका पहला जो हम काम करेंगे वो है लेंथ ऑफ रॉड इज कांस्टेंट, ये मानना है। दूसरा हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट आगे वाला माइनस पीछे वाला जो कर रहे थे हम, मतलब यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। किसके बीच में यूज करेंगे? ये बी है तो ये ए है, मतलब बिटवीन ए एंड बी यूज करेंगे, जो कि बराबर होना चाहिए 0 का। फाइन। अब यहाँ पे ये थीटा है एंड बी फाइंड करना है, मतलब कोई वेलोसिटी होगा इससे मूव करेगा, वो हमें फाइंड करना है। अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं, ये v है, फाइन, और ये ऐसा होगा कुछ, तो अगर मैं बोलूं ये v साइन थीटा है रॉड के केस में, और मैं अगर इसको बोलूं ये u साइन थीटा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करेगा ना ये एंड जब गिरेगा एक टाइम पे आ गया यहाँ पे मीट कर गया, मतलब ये गिर जाएगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू v साइन थीटा माइनस u कॉस थीटा होगा। v साइन थीटा माइनस u कॉस थीटा ये होगा, मतलब ये थीटा अगर है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो थीटा होगा ना, u कॉस थीटा, और इधर ऐसे u साइन थीटा। तो ये एक टाइम पे आके इधर गिर जाएगा तो इसको मीट कर जाएगा। और मैंने क्या बोला था? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कर देंगे 0 इज इक्वल टू v साइन थीटा माइनस u कॉस थीटा। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा v इज इक्वल्स टू u कॉट थीटा। सो रॉड कांस्टेंट भी यहाँ से क्लियर है।
कुछ नहीं करना है, रॉड को कांस्टेंट मानना है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच को लगाना है। नेक्स्ट है वेज कांस्टेंट। नेक्स्ट इज वेज कंस्ट्रेंट। ध्यान से समझना इसको। मान लो एक वेज है मेरे पास, एक वेज है इस टाइप का, फाइन, दिस इज अ वेज। और ये फिक्स्ड है कुछ, मैं बोलूँ तो ऐसा, और ये फिक्स्ड है, फाइन, वेज है। तो कुछ चीज़ें हैं नीचे वैसे फ्लोर है, ये जो हमें ध्यान देनी है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू अज्यूम। तो अजम्पशंस है जो हमें पते रहने चाहिए वेज कांस्टेंट के लिए। वो अजम्पशंस क्या है? फर्स्ट अजम्पशन इज वेज ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट। मतलब ये जो है हमेशा कांटेक्ट में होना चाहिए इन दोनों के बीच में। सेकंड इज शेप एंड साइज of the wedges must remain intact। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में, ये बिल्कुल इसके अंदर ऐसा है, ये फिटेड है, तो ऐसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि ये अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है, ठीक है। और कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए दोनों वेज के बीच में, नो रिलेटिव मोशन अलोंग, कहाँ पे? अलोंग लाइन परपेंडिकुलर लाइन टू कॉमन सरफेस। इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, नो रिलेटिव मोशन। ये अजम्पशंस पता है तो वेज के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। क्वेश्चन समझते हैं वेज पे। वेज पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेज है, वेज कुछ ऐसा है, ये वेज है, एंगल थीटा पे है और इसका मास है m, और मान लो ये वेज है a। इस वेज पे एक पाइप फिक्स्ड है, मैंने अभी बोला था इंटैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, फिक्स्ड है, फाइन, ये ऐसा फिक्स्ड है इस वेज पे। मैंने बोला ये वेज का भी मास है m और बी वेज है, ये स्मूथ पाइप है, वर्टिकल स्मूथ पाइप है। मुझे फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द वेजेस। दोनों वेजेस के एक्सेलरेशन फाइंड करना है मुझे। मतलब क्या है? अगर मैं बोलूँ सिर्फ पाइप का, अगर मैं कंसिडर करूँ, ये पाइप था, पाइप का जो डायनामिक्स है, ज्योमेट्री है, मैं एफबीडी बनाता हूँ पाइप का। पाइप कुछ ऐसा था,
ये पाइप था, और इस पाइप पे अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलूँ ये पाइप इसके अंदर b एक्सेलरेशन से जा रहा है, मैंने माना ये पाइप इसके अंदर b एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो पाइप का एक तो नीचे जाएगा mg मास इनटू ग्रेविटेशन, वेट लगेगा नीचे, और ये है थीटा, राइट, ये थीटा है। अब ध्यान से समझना, ये थीटा है, अगर मैं कंपोनेंट करूं तो ये भी तो थीटा होगा ना, ये थीटा है, मैंने कंपोनेंट किया, मान लो यहाँ पर जूम कर लो, तो ये भी तो थीटा होगा, ये थीटा होगा, ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n साइन थीटा होगा। और ये जो लग रहा होगा, ये n डबल डैश, मान लो ये भी तो एक नॉर्मल लग रहा होगा पाइप का दीवार की वजह से, फाइन, समझ में आया बात। अब अगर मैं वेज के लिए बनाऊं, मैं वेज का बनाऊं, अगर मैं वेज के लिए देखूं तो वेज का कुछ ऐसा होगा डायग्राम, ये थीटा है। और अगर मैं वेज के लिए बोलूं तो वेज को मैं बोल रहा हूँ ये वेज इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, मान लो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, नीचे की तरफ सबसे पहले लगेगा वेट, ऊपर की तरफ लग जाएगा एन, ये थीटा है, राइट। ये पाइप ऐसे आ रहा है, पाइप ऐसे आ रहा है, तो मतलब पाइप के वजह से भी तो कुछ नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट करो तो ये हो जाएगा एन साइन थीटा, और ये हो जाएगा एन कॉस थीटा। आई होप इट्स क्लियर, क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा। अब अगर मैं ओवरऑल मैं बनाऊं, मैं ओवरऑल डायग्राम बनाता हूं तो कैसा होगा, अगर मैं ओवरऑल डायग्राम क्रिएट करूं, इसका ध्यान से समझना, ये पाइप था, फाइन। मैंने अभी जो फोर्सेस लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ये था एन डबल डैश, ये नीचे था mg, फाइन, और मैंने बोला ये नीचे जा रहा है b से, और मैंने बोला ये तो जा रहा है, ये वेज जा रहा है a से, और मैंने क्या बोला, और मैंने बोला था ये तो p जैसे जा रहा है, ये थीटा है, राइट। तो इन दोनों का अगर मैं निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, थीटा होगा, ये पाइप तो कुछ ऐसे जा रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b cos थीटा, b cos थीटा अलोंग द इंक्लाइन। ये a है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा होगा, समझ में आ बात। तो अगर एक इक्वेशन में एनएलएम से लिखूं, मतलब जो मैं एक्सेलरेशन वाले टर्म से लिखूं, तो वो होगा mg माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पाइप का भी, ये क्या होगा, ये एन कॉस थीटा है, इस तरफ एन कॉस थीटा है। और अगर दूसरा मैं इसके लिए लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, क्योंकि एन साइन थीटा इधर लग रहा था, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स लेता है। अब मैं लिखूंगा कंस्ट्रेंट के वजह से, कंस्ट्रेंट की वजह से जो इक्वेशन आएगा वो, तो मैं इसको यहाँ से ये तो लिख सकता हूँ ना, P इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा, डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि B बाई ए है, तो B इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा। इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 3 है ये। अगर मैं B का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास
कुछ आ जाएगा। देखते क्या आता है। b का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास है एम जी माइनस एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू ए टेन थीटा। फाइन। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ और नीचे है एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास होगा एम जी माइनस एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए टेन थीटा प्लस एम ए। फाइन। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास होगा एम जी माइनस एन कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम। मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ इसको। पुराना इक्वेशन जो था वो था हमारे पास एम जी माइनस एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए टेन थीटा प्लस एम ए। इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास हो जाएगा एम जी माइनस एन कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए टेन थीटा प्लस वन। अब कुछ वैल्यू आएगा, एक्सलेशन का वैल्यू यहाँ से आ गया जी बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। एक्सलेशन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा जी टेन थीटा बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और जो नॉर्मल है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ से सारा एक्सलेशन निकल गया और नॉर्मल भी निकल चुका है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट देख लिया आपने, रॉड कांस्टेंट देख लिया और वेज कांस्टेंट देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स। जहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ, अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज लिखूँ, जो इसका यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। जो इसका डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एल, जिसको अगर मैं करूँ सॉल्व तो हो जाएगा एम टी टू द पावर -2। जो इसका प्रॉपर्टी होता है K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L जहाँ पे होता है लेंथ ऑफ स्प्रिंग। फाइन। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे, स्प्रिंग फोर्स पे। अगर क्वेश्चन है मेरे पास, कोई ब्लॉक है 10 kg का, ये बाइंडेड है एक स्प्रिंग से जो कि ऐसा है, जिसका वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है, फाइंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो क्या होगा, फाइंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। तो हमेशा याद रखना फॉर स्प्रिंग ये तो नीचे की तरफ mg होगा, mg तो ऊपर होगा नहीं। और जब भी स्प्रिंग कंप्रेस, मतलब स्प्रिंग एक टाइम पे आके यहाँ पे आ जाएगा ये ब्लॉक, और स्प्रिंग छोटा सा हो जाएगा। तो ये ब्लॉक यहाँ पे आया, मतलब ब्लॉक पे फोर्स लगा इधर, तो स्प्रिंग फोर्स का हमेशा जो प्रॉपर्टी होता है ऊपर की तरफ लगेगा F इंटू एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे है, फोर्स कंजर्व करेंगे। तो मेरे पास हो जाएगा के इंटू एक्स होगा स्प्रिंग फोर्स, मतलब के का वैल्यू है 50 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एम जी, दैट इज अगर जी को 10 ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 100। तो आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हेयर एज 2 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है। स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में कंप्रेस
या एक्सपैंड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्लास से हम इसी का एक कंसेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, फ्रिक्शन। अभी तक हम देख रहे थे जब सरफेस स्मूथ है तो कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन अगर इन द केस इफ सरफेस इज रफ तो क्या होगा, अगले वीडियोस में हम ये देखेंगे।